मित्ता संवाद में आपका स्वागत। मित्ता संवाद में आज हमारे साथ में है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता और विधानसभा में जो कांग्रेस के उपनेता है विजय वडेट्टीवार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मित्ता संवाद में। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान विजय वडेट्टीवार जी काफ़ी ज़ोर शोर से कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस की जो बाजू है, उसको विधानसभा में लगाए हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने किसानों की आत्महत्या को लेकर जो सरकार ने पैकेज दिया है या फिर जो बारिश के कारण किसानों की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में, समूचे महाराष्ट्र में इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है। आपने बहुत ज़ोर शोर से इस मुद्दे को सदन में उठाया और उठाने के बाद में फिर सरकार ने कुछ पैकेज की घोषणा की। आपको क्या लगता है जो पैकेज दिया है सरकार ने, पर्याप्त है? बकवास है। इस सरकार को किसानों के प्रति बिल्कुल कोई भी इनके दिल में जगह नहीं है। ये सरकार संवेदनशीलता को खो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार को अभी भी बचपना में जैसे बच्चे हरकत करते हैं उस तरह की हरकत इन सरकार की है। क्योंकि जो पैकेज क्या होना चाहिए, किसान जब परेशानी में होता है, किसान के खेत में फसल नहीं उगती, किसान को हर तरह से मार पड़ता है, चाहे कम बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो, या चाहे स्नोफॉल हो, गारपीट हो, इस तरह से किसान जब बर्बाद होता है तो ये आत्महत्या करते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा खेद लगता है कि आज तक ये इतने कम पीरियड में आज तक के इसमें आत्महत्या हुई है। हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, हम उसको मना नहीं करते हैं, बट अभी जो आत्महत्या हो रही है, रोज के 5, 6, 7 लोग किसान आत्महत्या कर रहे, ऐसा दौर कभी भी नहीं हुआ। पूरे ये हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद में ये पहली बार चल रहा है कि कोई किसी सरकार के कदम जो बढ़ते हैं तो वो बुरे कदम बोलते हैं। देखिए, अकाल हुआ, अभी गारपीट शुरू हो गई। ये मराठवाड़ा पूरा आज की स्थिति में बहुत भयानक किसानों की हालत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैकेज दिया है, दुष्काल के परिस्थिति में जो पैकेज दिया है किसानों के लिए, इसमें क्या किया है इन्होंने? तो बोले हम 5 लाख वैद्य जो साहूकार है उनके जो 5 लाख किसान है, वैद्य साहूकार ने कर्जा दिया है, हम उसको कर्जा से मुक्ति देंगे और 3,377 करोड़ रुपए देंगे। मैं इनको पता नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ लिखते नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका ये कहाँ से लाए तूने 5 लाख लोग। हाँ। इनके सरकार के दफ्तर में लिखा है साहूकारों की लिस्टिंग है, इनके 7/12 पे नोंद है नहीं, आज कुछ नहीं इसके पास में। ये बकवास है। साहूकार किसके पास में ज्यादा है? कौन है? 1-2 लोग छोड़ दिए ना, तो सब तो साहूकार इनके ही है, भाजपा के साहूकार है। अब इनके जेब में ये पैसे डालना चाहते हैं, ये 377 करोड़ रुपए। अच्छा, ये आपने सीधा आरोप लगाया है? सीधा आरोप है मेरा। साहूकार का धंधा ही इनका है। ये साहूकारों की ही पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी नहीं है, ये मजदूरों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये विशिष्ट लोगों की पार्टी है, विशिष्ट विचारधाराओं की पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि ये पैकेज में जो प्रावधान किया है वो सब कुछ, उसका बजटरी प्रावधान कितना है पैकेज का? आपने आज विधानसभा में उसको उठाया था मुद्दे को। नहीं, ये देखिए, इसमें बजट में तो सप्लीमेंट्री में 2000 करोड़ का प्रावधान किया, मात्र 2000 करोड़ का, केवल 2188 करोड़। और बाकी के पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? जो सरकार दावा आ रहा है इनके पास में, ये तो ऐसा हो रहा है कि मैंने बेवकूफ बना रहे लोगों को, किसानों को। मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि ये बेवकूफ बना रही सरकार, जब इनके पास में 2000 करोड़ इनकी जेब में और ये 7000 करोड़ का पैकेज दे रहे। मतलब कि वो आधा मीटर कपड़े में फुल पैंट बनाने के लोगों को आश्वासन दे रहे। ऐसा मैं समझता हूँ कि आधा मीटर कपड़े में फुल पैंट होगा कैसे भाई? इसकी तो चड्डी होगी, हाफ पैंट होगा, ये बता दो लोगों को। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, हम आपको फुल पैंट पहनाएंगे। अरे पर उसके लिए तो आपके पास में 1.25 मीटर तो कपड़ा चाहिए, राइट? तो ये सब बनाने का काम चल रहा है। तो आपकी सरकार से क्या डिमांड है, क्या पैकेज होना चाहिए, किस तरह से किसानों को, लेकिन किसानों को मुक्ति तो मिलनी चाहिए। किसान जो जूझ रहा है संकट से, जो चाहे बारिश का संकट हो, चाहे उसके फसलों का नुकसान हो, चाहे आत्महत्या का मामला हो, इस सारे मामले में किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलने की जो एक उम्मीद सरकार दिखा रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को यही करना चाहिए। आज तक जब अकाल हुआ, कम बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, सूखा हुआ, गीला हुआ, चाहे वो फसलों पे कुछ बीमारियां आई, जैसा कपास पे
लाला रोग आया था, तब 2-2 बार सरकार ने नगद रूप से किसानों के खाते में पैसे जमा कर दिया था। आपकी सरकार ने? हाँ, हमारी सरकार ने। फिर भी किसानों की हालत क्यों है? नहीं, देखिए मराठवाड़ा में आज केवल इन एवरेज 68% बारिश हुई है। ये तो बारिश किसी के हाथ में होती नहीं, ज्यादा गिरना कम गिरना। अब ओले गिरे तो पूरी की पूरी इसमें प्याज, अंगूर, द्राक्ष, आपको जितने भी फ्रूट से रिलेटेड है पूरा फिनिश हो गया। उस वक्त कड़दान में आपको बता दो, तुअर खराब हो गई, आपका गेहूं खराब हो गया, आपका चना खराब हो गया, ये तो सब फसल बर्बाद हो गई। अब ये किसके हाथ में? जब किसान, हाँ, हमारे तो हाथ में नहीं है ना। ओले हमने थोड़ी गिराए, बारिश का हमने थोड़ी कराई। जब ये ऐसी परिस्थिति आती है, अब डैम है पर बारिश नहीं, भरेगा कैसा? तो ये जब ऐसी अकाल की स्थिति होती है तब किसान के पीछे सरकार खड़ी होती है। हमने जब ये ऐसी परिस्थिति आई तो सोयाबीन को पैसे दिया नगद रूप में, सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को पैसे दिया, गन्ने के किसानों को पैसे दिया, हमने धान के फसल किसानों को पैसे दिया, पैडी के किसानों को पैसे दिया, नगद रूप से पैसे दिया। अशोक राव चौहान के सरकार में 6,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए हमने बांटे 2 साल के भीतर में। ये अभी हमारे 8,000 करोड़ रुपए हमने पिछले 2 साल में हमारे चौहान के सरकार में बांटे, नगद रूप से बांटे। ये नगद रूप से कुछ मिला, लॉन्ग टर्म की योजनाएं आनी चाहिए। अब आनी चाहिए कैसे, आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा, हम 1 लाख शेत बोड़ी बनाएंगे। तब बनाओगे ना जब जो कमान में एरिया है डैम के, वो डैम तो पूरा हुआ नहीं, पर कमान में एरिया आने की वजह से उनको शेत तड़ा या शेत बोड़ी बांधने के लिए परमिशन ही नहीं है। तो आप उसको पहले दे दो परमिशन, फिर बाद में ये घोषणा करो। अच्छा, दूसरी बात ऐसी कि अभी किसानों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक जमीन पे 10-10, 5-5 भाइयों के, उनके रिलेटिव के, बहनों के नाम है। तो जब तक ये होता नहीं, हमने प्रैक्टिकल काम किया है। ये केवल किताबों का पढ़ के काम नहीं होता है, प्रैक्टिकल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये देखकर काम करना पड़ेगा। हमने इतना बना देंगे, कब बनेंगे, कब होगा, कब फायदा मिलेगा? बारिश नहीं आएगी तो तुम्हारे बोड़ी में पानी कैसे आएगा, वो शेत तला में पानी कैसे आएगा, कहाँ से पानी लाओगे? ये इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि आज आप दिसंबर के बाद किसानों के खाने की मुसीबत होने वाली। आत्महत्या का सत्र हम तो किसानों को चाहते हैं कि इसके आगे हिम्मत से सामना करें इन चीजों का, तो वो नहीं हो रहा है। तो दिसंबर के बाद किसानों के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति बहुत सारे किसानों की है। तो हम समझते हैं कि एक पैकेज ऐसे होना चाहिए कि हमने सूखा किसान है जिसके यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको 25,000 रुपया हेक्टेयर का दे दो, 10,000 रुपये एकड़ के पीछे दे दो। जिनका अभी बड़ा नुकसान हुआ है, फलों का नुकसान, फल के खेती का नुकसान हुआ है, आपके जो जहाँ पे इरिगेटेड लैंड का नुकसान हुआ है, उसको 50,000 रुपये का प्रावधान होना चाहिए पर हेक्टर। अगर ये नहीं होता है तो किसान जिंदा नहीं रहेगा। इनके कर्जा से पूरा मुक्ति देना चाहिए, पूरा कर्जा माफ होना चाहिए, एक भी कर्जा किसानों के ऊपर नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार इससे किसान जूझ रहा है। आज 1 रुपया भी किसान वापस नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या दिया, ब्याज माफ कर दिया। ब्याज होता ही क्या है, हम तो बिना ब्याज से कर्जा दे दिया है। हम कर्जा रेगुलर कर देते हैं और बाकी 1 लाख तक कर्जा बिना ब्याज से, 1 लाख के ऊपर 2% ब्याज है, 2% साल का, पर एनएम 2% ओनली। ये कितना होता है? अब इन्होंने कहा 3 महीने में हम बिजली का बिल भर देंगे। 3 महीने क्या होता है? साल से 2 साल से बिजली का बिल पड़ा हुआ है किसानों का। अब ये 3 महीने का, जब किसान बारिश आ रही थी उस पीरियड में तो ये पंप ही नहीं यूज किया, तो होता ही कितना पैसा है। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इस पैकेज से सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये बीच में एकनाथ खड़से जी ने कहा था कि मोबाइल का बिल भरने के लिए किसानों के पास पैसा होता है लेकिन बिजली का बिल भरने के लिए नहीं होता है। ये इनके खाने के दांत और देखने के दांत अलग है। ये बोलते अलग है, करते कुछ अलग है। ये दिखावा अलग करते, हकीकत में कुछ अलग है। ये तो अब एक्सीडेंटली ये आई है सरकार, वो मोदी ने बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को। अच्छा, हम 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे, तुम्हारा बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा तो नौकरी मिलेगी। अब वो एक तरफ ये कहते हैं और उधर जाके जम्मू कश्मीर जाके मुस्लिमों को कहते हैं कि हम राष्ट्र के साथ में रहो, हम यहाँ पे विकास करेंगे। और उनकी मिनिस्टर एक जाती है और वहाँ कहती है दिल्ली के इसमें कि आपको राम ज्यादा को वोट देना है, हराम ज्यादा को वोट देना है। किस दिशा में लेके जा रहे इस देश को? देश का बंटवारा चाहते हैं लोग, देश को तोड़ना चाहते हैं लोग, किस विचारधारा से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ज्यादा दिन ये बना नहीं सकते। आने वाले दिनों में इनकी सच्चाई जो है आपको उजागर हो जाएगी लोगों के सामने। इनके ऊपर जो पर्दा हट जाएगा और ये जो जितना ढंग से लोगों को बेवकूफ बना रहे,
कि आप कहें हम विदर्भ का अलग विदर्भ अलग बनाएंगे, हम एलबीडी कैंसिल कर देंगे, हम टोल मुक्त महाराष्ट्र कर देंगे, हम किसानों का 7/12 कोरा कर देंगे, करो ना आप क्यों अब पीछे हट रहे सरकार हैं? सरकार को कुछ समय दीजिए कुछ करने के लिए। मुझे एक बात और आपसे कहनी थी कि जैसे सरकार आई है और आपका एक दावा है कि विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का होना चाहिए क्योंकि 43 एमएलए कांग्रेस के साथ में है, और दूसरी तरफ एनसीपी ने भी दावा किया है कि विरोधी पक्ष नेता हमारा होना चाहिए क्योंकि उनके साथ में कुछ निर्दलीय विधायक उनके साथ में है। फिर भी सरकार इतने दिन से उस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही, और आपका दावा कितना सशक्त है, मजबूत है? देखिए, जिसके ज्यादा नंबर से उसका विरोधी पक्ष नेता, वो नेचुरल घटना से भी तरतूत वही है। विरोधी पक्ष नेता का होना चाहिए जिसके सिंबल पे ज्यादा उड़ चुके हैं। अब दिल्ली के लिए अलग न्याय, महाराष्ट्र के लिए अलग न्याय थोड़ी होता है। अगर महाराष्ट्र में भी हमारे 15-10% एमपी नहीं है, हमको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया, हमने जोड़ के बता दिया था कि हमारे इतने होते हैं, फिर भी क्यों नहीं माना? क्योंकि वो जोड़ा हुआ नहीं जा सकते। वैसा वही कानून यहाँ लागू होगा। घटना में कोई अलग अलग तो प्रावधान नहीं किया है, वहां पे के लिए यहाँ के लिए कोई भी हाउस के अंदर, या पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हाउस हो, वो सेम लॉ में प्रोविजन है, कानून में प्रावधान किया गया है। इसमें सीधा कहा है कि जिसके ज्यादा नंबर्स, जिसके ज्यादा एमएलए चुन किया उनका ये होना चाहिए। नेता होना जानबूझकर ये भाग रहे हैं सरकार, और विरोधी पक्ष नेता बनाने की इनकी नियत नहीं है, इससे भागना है। ये चाहते हैं कि हम दादागिरी से, हम अपने मन चाहे अपने दिल से इस सरकार चलाए और लोगों को इनके जो गलत काम करेंगे ये उजागर न हो, ये इसकी मंशा है वो जाहिर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी नीति पे ही सवाल खड़ा होता है। इनकी नीति में अलग है, ये नियति इनकी अलग है। कानून ने ऐसा कुछ कहा है कि इतने दिनों में विरोधी पक्ष नेता बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान है ऐसा? देखो, ये कानून जो है ये कोई देश गीता के ऊपर नहीं चलता, ये बाबा साहब के संविधान के ऊपर। कानून ने ऐसा कुछ कहा है कि इतने दिनों में विरोधी पक्ष नेता बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान है ऐसा? देखो, ये कानून जो है ये कोई देश गीता के ऊपर नहीं चलता, ये बाबा साहब के संविधान के ऊपर देश चलता है। जो संविधान में प्रावधान है कि विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए, यह है, और जिसके नंबर ज्यादा है उसको देना चाहिए है। ये ज्यादा दिन नहीं कर सकते, ये अभी ये सेशन के बाद में, सेशन के एंड तक इनको करना ही पड़ेगा। आपने ये सेशन एक चला गया। हाँ। आज लीडर ऑफ अपोजिशन को वहां नहीं, कुर्सी खाली रखकर क्या हासिल किया इन्होंने? क्यों चर्चा के लिए डरते हैं लोग? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये तो विरोध की ताकत बढ़ती है, इसकी ताकत से डरते हैं। आज आपने कहा, जैसा आपने कहा कि संविधान से देश चलता है, हमने अभी जस्ट आज कुछ खबरें आई थी कि 25 दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टी कैंसिल हो सकती है, क्रिसमस की छुट्टी नहीं दी जाए, और बाद में स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने फिर ट्वीट करके कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग छुट्टी देंगे। और जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, या फिर भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का मुद्दा है, या फिर जो आरएसएस एक हावी हो रही है सरकार के ऊपर, क्या आपको लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है, जो सरकार का जो एजेंडा था, कि जो विकास का एजेंडा सरकार ने कहा था, या फिर सबका साथ सबका विकास का एजेंडा कहा था, और उसके विपरीत सरकार जा रही है, उसके विपरीत चाहे केंद्र की सरकार बीजेपी की हो या फिर राज्य की सरकार, दोनों सरकार काम कर रही है? देखिए, मोदी साहब ने कहा था, दिल्ली का हादसा हुआ था, मैं बात बताता हूँ आपको। दिल्ली में जब बलात्कार की घटना हुई तो क्या कहा था? दिल्ली में माँ बेटे की सरकार है, इनको बिल्कुल इस सरकार, माँ बेटे की सरकार, क्या रोज सामूहिक बलात्कार, टीवी को ऑन करो तो बलात्कार, फिर सामूहिक बलात्कार, फिर ये बलात्कार, सीधा भाषण में कहा। कल क्या कहा उसके अंदर में, परसों के दिन ये कहा कि आपको, हमको, हमारे समाजवन को ये बलात्कार की भाषा इनको उजागर करना शोभा नहीं देती। फिर क्या तुम्हारा मुंह इतना फटा हुआ था तब? वो तब चिल्ला रहे थे हो, आज क्या तुम्हारा मुंह सिल गया है? ये घटना आज नहीं हो रही, तब लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि नहीं होगा महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, क्या अत्याचार रुके हैं? रोज टीवी पे हम देखते नहीं, रोज पेपर में हम देखते नहीं। तो ये जिस मुद्दों को लेकर इन्होंने सरकार का गठन किया है, चाहे दिल्ली में हो या राज्य में हो, क्या कहा था? काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हम हर खाते में डाल देंगे। कहा गया इनका काला धन? कहा गया वो रामदेव? कहा गया तुम्हारा वो हमारा अन्ना हजारे? अब थोड़ा चिल्ला रहे, ये सरकार बराबर है, वो सरकार बराबर है। अभी पता चल रहा है, अभी इनको पहले नहीं चला था कि नहीं हम लाएंगे काला धन। क्यों? ये इनको उतना तब ज्ञान नहीं था। तो सवाल इतना ही आ रहा है। अभी मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आपने जो कहा था कि सरकार में भाषा बोलते एक है, करते एक है।
स्टेट के अंदर की भाजपा मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने क्या आश्वासन दिया था। कल तो गडकरी साहब ने भी 21 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा। हाँ। हमारी सरकार 21 तारीख का स्टेटमेंट है, ये हाँ, आने वाले 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर में जीएसटी एलबीटी को कैंसिल करेंगे, जीएसटी को हम लाएंगे। राज्यों को टोल मुक्त कर देंगे। हाँ, ऐसा कहा था। अब ये कहाँ भाग रहे? विषय सवाल, इस सरकार को टाइम देना चाहिए, पर इनकी लाइन तो हमको स्पष्ट दिखनी चाहिए ना। वैसा ही हमने कहा था कि जिस विचार को, ये आरएसएस का विचार हो, अब ये देखिए, ये मैंने पहले कहा था कि किस दिशा में देश को लेके जा रहे, किस विचारधारा से छोड़ रहे। अब यहाँ पे आने वाले दिनों में सब बड़े ऑफिसर एक विचार के होंगे, सरकार के विचार के होंगे, सरकार की मानसिकता के होंगे, उनको विचार को पकड़ के काम चलने वाले होंगे। तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है। अब रहा सवाल, हम लोग यही चाहते हैं इस देश में कि धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, और इस घटना को लेकर, जो इस घटना ने इस देश को संभाला है, मजबूती से खड़ा किया है, इसको हाथ लगाने का काम अगर आगे न हो तो ये देश बचेगा। अगर ये कोशिश हुई तो देश भी टूटेगा, और हम तोड़ने वालों को भी तोड़ना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। इसको लोग बख्शेंगे नहीं। जहां मिलेंगे वहां पे इनका निषेध और इनके खिलाफ में प्रदर्शन होगा, और इनको घूमना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही समझता हूं। आज की तारीख में आपको इतना ही कहूंगा कि जिस ये छुट्टियों के बारे में जो कहा था, क्रिसमस की छुट्टी के बारे में, 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी जी की जयंती के बारे में, अब ये चाहते हैं कि रामनवमी में छुट्टी मिले, कृष्ण के दिन जन्माष्टमी में छुट्टी मिले, जरूर मिलनी चाहिए। जिसका धर्म की हो, हाँ, उस धर्म सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर सब धर्मों का सम्मान भी होना चाहिए। सही बात है। ये ना करते हुए आज ये कहेंगे कि हम कल खड़गेवार साहब के जयंती को छुट्टी देंगे। बिल्कुल दो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार है, आपने करना चाहिए, देना चाहिए तो दो। और ये क्रिसमस की छुट्टी यहाँ पे जो ईसाई रहते, क्रिश्चियन रहते, बौद्ध रहते, सिख रहते या मुस्लिम रहते, हर समाज का तो सम्मान करके आगे बढ़ो, किसी को दुखा के मत बढ़ो। अगर किसी को दुखाओगे दिल, तो तुमको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। इतना मैं कहूँगा। सर, आपने जैसा हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में ही बीजेपी के कुछ नेता और आरएसएस के कुछ नेताओं ने मिलकर गोडसे का जन्मदिन मनाया था, और काफी किरकिरी सरकार की उस मामले में हुई थी। सदन में भी उस बात को काफी गंभीरता से लिया गया था, संसद में भी उस बात का चर्चा निकली, जिक्र निकली। तो ये किस दिशा से महात्मा गांधी की जिसने खून किया, जो हत्यारा है, उसकी जयंती मना के क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? देखिए, अगर गोडसे को हथियार लेना था तो अंग्रेजों के खिलाफ में लेना था, देश की आजादी के लिए। ये गोडसे कहा था तब, क्यों अंग्रेजों को भगाने के लिए हाथ में हथियार नहीं लिया, हाथ में शस्त्र लिया, हाथ में बंदूक। उसको तो इतना पता था बंदूक चलानी आती थी, तो उसकी बंदूक का रोग क्यों अंग्रेजों की तरफ नहीं था। जिस महात्मा ने कभी बदन पे ठीक से कपड़े नहीं पहने, जिसने इस देश में अहिंसा के लिए पूरा जीवन व्यतीत किया, जिस महात्मा ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, उस महात्मा जी को गोली से भूनने के लिए मंशा क्या थी? केवल एक विचार, एक धर्म का विचार, एक जाति का विचार, और वही विचारधारा से महात्मा जी का खून किया गया। उसके कोई दूसरी विचारधारा नहीं थी। तो इसीलिए आज तो घटना ने जिसको फांसी की सजा सुनाई, घटना ने, संविधान ने जिसको फांसी पे लटका दिया, उसी का अगर ये लोग सम्मान की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, और सबसे बड़ी निंदा इस घटना की हम करते हैं। कितना भी चाहे ये, कितना भी डंका पिटे कि गोडसे राष्ट्रभक्त या गोडसे का सम्मान करे, गोडसे खूनी है, गोडसे हत्यारा है, गोडसे देश का दुश्मन है, गोडसे इस शांति का दुश्मन है, यही हम कहेंगे, और जनता इसको स्वीकार करेगी। जो धर्मांध तक की राजनीति का जो दौर चल रहा है, अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे आज जो स्वामी योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया था कि सभी संतों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिराया था और एक बहुत शौर्य दिन था, इस तरह का स्टेटमेंट आया। फिर रामजादे हरामजादे का स्टेटमेंट आया। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, भारत जैसा एक जो देश है जहाँ बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और कई आदिवासी लोग भी रहते हैं, तो इस देश की राजनीति किस तरह से होनी चाहिए? क्या इस तरह की राजनीति देश के लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको लगता है? अब देखो, एक्सेप्ट किया है विकास को, इन्होंने मुखौटा अलग से पहन रखा था। धर्म का मुखौटा उसने थोड़ी देर के लिए सत्ता में आने के लिए बाजू रखा था। अब सत्ता, अभी वो मुखौटा फिर से इन्होंने, क्या इसको अच्छे दिन कहते हैं? कैसे अच्छे दिन आएंगे? क्यों आज किस बात कौन सा अच्छा निर्णय लिया तो अच्छे दिन आएंगे? क्या होने वाला है? किस तबके को इन्होंने राहत दिया? देखिए, एक शहीद हुआ था,
उनका नाम था, तब ये मोदी साहब ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था सीमा पर। सीमा पे, हाँ। मुझे मुझे याद, आप देखेंगे तो अब रोज कितने शहीद हो रहे हैं। हाँ। अब क्यों क्यों अभी उनके कभी भाषण में दिखे नाम, कभी बात किया उनके सम्मान में, कभी उस शहीदों के बारे में उनका नाम लिया? तो ये सत्ता में आने के लिए पहली बार आई सब काम किया उन्होंने, और सत्ता हथियाने के लिए हम विकास करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नारियों का सम्मान होगा। किसका सम्मान हो रहा है? रोज तो आत्महत्या हो रही, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज खून हो रहा है, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ गई है, देश की आजाद देश की सीमा पर रोज हमारा सैनिक मारा जा रहा है, पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं, चाइना रोज हमारे ऊपर अटैक कर रही है, पाकिस्तान से रोज अतिरेकी कश्मीर और देश में घुस रहे हैं। कहाँ शांति और अमन हो गई? कहाँ मोदी की 56 इंची का सिरा चला गया? कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये बातें बनाकर मीडिया को और पूरे आपके टीवी चैनल्स को गुमराह करके इन्होंने सत्ता हथिया ली। ये अभी अपने ओरिजिनल ये मेकअप किया हुआ चेहरा दिखाकर लोगों को भुलाया, अब ये मेकअप उतार कर अपने ओरिजिनल चेहरे पे आने वाले हैं, और तब पता चलेगा ये असली क्या है, नकली क्या है। सर, मेकअप की बात आपने कही, और जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और बीजेपी ने वादा किया था कि अलग विदर्भ हम बनाएंगे। तो अलग विदर्भ का मुद्दा अगर बीजेपी लाती है सदन में, चाहे महाराष्ट्र के सदन में हो या केंद्र में हो, तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे उसको? सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? केंद्र के अधिकार में, राज्य में उनकी सरकार है। लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है? अलग क्या कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या आंध्रा बनाया था? पृथक विदर्भ बनाया था। ये जो भी जितने आप समर्थन करते हैं पृथक विदर्भ का? क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे समर्थन, हम तो करते। हम चाहते हैं कि अलग विदर्भ की अगर लाए हो, केंद्र करती है तो हमारा समर्थन है, हम लोग अब विरोध में थोड़ी है। बट अभी ये क्या करें, इनकी भाषा बदल के हम पहले विकास बाद में विदर्भ। पहले क्या कहते थे? पहले विदर्भ। अभी उल्टी भाषा हो गई इनकी, पहले शादी बाद में बच्चा। अभी पहले बच्चा बाद में शादी करेंगे, ये ऐसी भूमिका है बदल के। मैं थोड़ा सा माफ करना, मैं थोड़ा गलत इसमें जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। और इनकी हकीकत, इसके लिए हमको गुस्सा आता है। ये बना दो विदर्भ, अब किसने रोका है तुमको? कौन रोक रहा है? कल कर दो डिक्लेयर, और होने दो एक बार कि तुमने जनता को वादा किया है, तुमको 44 एमएलए विदर्भ से चुन के आए, जो तुमको ये इतने बड़े पैमाने में एमएलए आए, ये केवल विदर्भ के मुद्दे को लेकर भी आपने लोगों को गुमराह किया है। तो अब हकीकत में करना चाहिए, ये केंद्र के अंदर में कल हो सकता है, इसको रोकने का विषय नहीं है। जिस तरह से आप सरकार पे निशाना बनाए हुए हैं, चाहे सदन में हो चाहे बाहर हो, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत बुरी तरह से हारे हैं, इसलिए आपका एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे आप लोग इस तरह से बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि आपने पिछले 10-15 साल तक सत्ता आपके हाथ में थी, फिर भी अच्छे विकास कार्य नहीं किए, इसलिए इस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आपके लोगों के बीच में, कांग्रेस के बीच में। ये जो काम ये देश यहाँ तक पहुँचा है, क्या भाजपा की वजह से पहुँचा है क्या? जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज मिसाइल बन रहे, आज पृथ्वी बन रहा है। जो भी आज मोदी जी ने 7-8 जगह उद्घाटन किया, रेल ट्रैक का किया, रेलवे का किया, यहाँ पे मेट्रो आई, मोनोरेल आई, यहाँ पे सब विमान सेवाएं आई, यहाँ पे पृथ्वी जैसा मिसाइल दागा गया जहाँ से 5000 किलोमीटर पे दागा जा सकता है। ये सब कुछ कहाँ हुआ? ये पूरे ब्रिज आ गए, ये मिहान आ गया, जो भी महाराष्ट्र में हुआ। आज महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, कल कहाँ रास्ते थे, आज पूरे रास्ते बन रहे हैं। जो भी दिख रहा है वो क्या बीजेपी की देन है? वो कांग्रेस की नहीं है। अब क्या करेंगे ये 5 साल में, इन्हों तो बताओ। तो कांग्रेस क्यों हारे? लेकिन इतना सब कुछ कांग्रेस ने विकास किया। ऐसा है, मार्केटिंग करने में कांग्रेस कम गिरी। इनको मार्केटिंग बड़ा अच्छे से करना आता है। व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारियों को माल बेचना बड़ा अच्छे से आता है, तो व्यापारियों ने मार्केटिंग अच्छा किया, माल बेच दिया। अब हमको नहीं जमा वो। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी काफी विरोध था, अंतर्गत जो क्लैशेस थी, राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में भी काफी सवाल थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लोगों में ये नहीं था। अब काम करने की पद्धत तो अलग अलग होती है, निर्णय तो फास्ट लेना चाहिए थे, उसकी भी वो भी एक फैक्टर है कि जो स्पीड से काम प्रशासन चलाना चाहिए था, हम थोड़ा सा स्लो रहे, ये भी हकीकत है। पर सरकार ने काम काफी अच्छे किए, काफी बेहतरीन काम कांग्रेस की सरकार में हुए, लेकिन उसका मार्केटिंग करने में कांग्रेस के लोग कम पड़ गए। यही हुआ है, यही तो दुख होता है हमको। काम अच्छा करने के बाद हम जनता तक पहुंचे नहीं, अच्छी योजनाएं लाए पर जनता तक हम ये उसके दिमाग में, दिल में उतारे नहीं, और जो हमने किया वो हमने बताया नहीं, और जो नहीं करने वाले थे करने वाले करके इन्होंने बताया और लोगों के वोट बटोरे। अब आने वाले दिनों में सच्चाई उजागर होगी,
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हमें आज भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस के राज में एटलीस्ट ऐसा होता था कि कोई समाज दुखी होता नहीं था, या किस तरह का ऐसा जातीय हिंसा कम थी, या फिर इस तरह का जो आज चल रहा है देश में माहौल, इस तरह का नहीं था। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो कांग्रेस ने एक बात सामाजिक संतुलन जो बिगड़ा है, सामाजिक दरिया जो निर्माण हो रही है इस देश में, इस राज्य में का नंबर आज जो देश राज्य के अंदर में जो घटनाएं हुई है ये 6 महीने के अंदर में, अभी जो पार्लियामेंट में तो स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा है कि महाराष्ट्र ये 8वें नंबर पे, इसमें सबसे ज्यादा, सॉरी सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को बताया जहाँ पे ज्यादा जातीय तनाव निर्माण हुआ है, जातीय तेड़ निर्माण हुई है, जातीय दंगल निर्माण हुई है। महाराष्ट्र का नंबर 2 पे नंबर है करके पार्लियामेंट में राज्य मंत्री ने, इनके होम मिनिस्टर ने कहा है। तो इससे पता चलता है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छे हमारे सवालों का जवाब दिया, और कांग्रेस की राजनीति हमेशा से धर्मनिरपेक्ष राजनीति रही है, ऐसा सर ने कहा है। और किसानों के पैकेज के बारे में काफ़ी सवालात सर ने खड़ा किए, और इस मुद्दे पे और सदन में चर्चा होने वाली है, और जोर शोर से किसानों के पैकेज का मुद्दा उठने वाला है। आज हमारे साथ में वडेट्टीवार साहब आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।